हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है अपनी क्लास को दूसरी क्लास हमारी यूथ पब्लिकेशन बुक की जो है इसमें दूसरा आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आधुनिक हिस्ट्री में। तो चलिए हम अपनी क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में इसमें जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सभी देखे जाएंगे। और ये जो है TI 4.0 के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 34, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली जो है शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन थे? हाल्ट मैकेंजी थे, होल्ट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महलवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? हाल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महलवाड़ी का प्रस्ताव लाया गया था। कब? 1819 में। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, अवध, आगरा, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ क्षेत्र एवं दक्कन के कुछ जिलों में जो है लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत? 30% भाग पर लागू थी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा जो है प्रचलित थी। बंगाल में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा जो है प्रचलित थी उस समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसान को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? किसानों को जो है किसके द्वारा जो है उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? वार्षिक बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जो है किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए BPSC असिस्टेंट में पूछा गया 2023 में और BPSC हेड टीचर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि यानी जमीन के स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। यानी अगर जमींदार दया करेगा तो किसान ही तो उसमें वो खेती बाड़ी कर सकता था। पूरी तरह से उन पर आश्रित हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे प्रारंभ की गई? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम प्रारंभिक रूप से तमिलनाडु में प्रारंभ की गई। कहाँ पे? तमिलनाडु में। 2021 में आया हुआ है BPSC में, इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से सन 1792 में। कब? सन 1792 ईस्वी में आधुनिक जो तमिलनाडु है उसके 12 महल जिले से जो है प्रारंभ की गई थी। यह व्यवस्था मूल रूप से सन 1820 में मद्रास यानी तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा जो है प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम यह मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर फैली थी। यह व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर फैली थी? 51% भूमि पर फैली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच जो है एक सीधा समझौता किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार के मध्य और किसानों के मध्य जो है एक सीधा समझौता होता था। इसे क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। कौन? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। BPSC 2021 में आया था ऑडिटर प्री में। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना सन 1857 ईस्वी और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 में किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। इसका क्या उद्देश्य था? विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को जो है प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? भारत में जो अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल
1860-61 में, 1876-78 में, 1896-97 में, 1899 और 1900 में। तो कब पड़ा था? भारत में जो है ब्रिटिश शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल ऑप्शन नंबर बी 1876 और 78 में पड़ा था। कब? 1876-78 में। भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 में पड़ा था। लगभग 50 लाख लोग इसमें मारे गए थे। इसके बाद 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का जो है गठन किया था। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश जो है मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। ये सभी जो है इस अकाल में प्रभावित हुए थे। कौन कौन से? मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत तथा पंजाब के कुछ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? भारत के लिए जो है अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है स्ट्रेची आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। जो है देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी। अब इसमें देखते हैं स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडॉनल्ड, कौन है? मैकडॉनल्ड आयोग ने जो है दिया था। किसने? मैकडॉनल्ड आयोग ने जो है दिया था। यह अकाल संहिता की सिफारिश किसने की था? स्ट्रेची आयोग ने। और अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव, अकाल आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति का सुझाव जो है किसने दिया था? मैकडॉनल्ड ने। किसने? मैकडॉनल्ड आयोग ने जो है अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट है। इसी में देखिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में जो है समाहित थे। क्या समाहित थे? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज और भारत में काम कर रह चुके ब्रिटिश अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का निर्माण संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। क्या था? देशी खर्च भारत में संपूर्ण दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में जो है रैयतवाड़ी को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने जो है मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। बीपीएससी प्री में जो है आया हुआ था 2019 में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने जो है की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51%, कितना? 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसान से कर वसूला जाता था। इसमें जो है सीधे किसानों से जो है कर वसूला जाता था। किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। करेक्ट आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भू स्वामी होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो हैं तथा कैप्टन रीड को माना जाता था। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता था। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में जो है लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल 51% क्षेत्र पर जो है इसका हिस्सा शामिल था। ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल था। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने जो है प्रताड़ित किया था? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? जमींदार, सरकार, साहूकार
व्यापारी या बिचौलिया। तो किसने प्रताड़ित किया था? तो जमींदार ने प्रताड़ित किया था। ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जमींदारों से प्रताड़ित था। जमींदारों को भूमि स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे। वह समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 44 है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना की थी? किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑकलैंड, डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है प्रथम रेलवे लाइन की जो है स्थापना की थी। भारत में रेलवे लाइन ब्रिटिश कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है बिछाई गई थी, जो मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में प्रथम रेल भारत में चली थी। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का बृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन के समय बृहद जो है रेलवे लाइन बिछी थी, जबकि सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने बिछाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा है? यह जो है सच्चिदानंद सिन्हा कहा कथन है। किसका? सच्चिदानंद सिन्हा। व्हाइट मैन्स बर्डन। इसमें देखते हैं हम लोग। सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वे ब्रिटिश उपनिवेश के आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का हमेशा शोषणकारी बताया और आलोचना की थी। उन्होंने जो है कहा कि ब्रिटिश प्रशासन सरकार भारत का जो है शोषण कर रहे हैं और तथा अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल में निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे जो है व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? ये जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। किसकी? दादा भाई नौरोजी की। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2023 में आया है, 98 में आया है, 2019 में आया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तहत लेखक दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है। क्या? राष्ट्रीय आंदोलन की जो है बाइबिल कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता था। 1852 में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी सिद्धांत यानी धन निष्क्रमण का सिद्धांत जो है दिया था। इन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया में पहली बार जो है भारतीय धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें जिसमें जो है धन निष्कासन का सिद्धांत जो है की व्याख्या की गई है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और दूसरी है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सब उनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 47। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो किसके बारे में कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा के नेताओं के संदर्भ में है। उदारवादी तथा नरमपंथी नेताओं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले आज का जो है मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने के बजाय उसमें सुधार लाया जाए। उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने जो है रखना अधिक प्रभावकारी जो है सिद्ध होगा। नेक्स्ट हमारा अस्थायी बंदोबस्त किसके शासन में किसके साथ जो है किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, किसानों के साथ या मुकदमों के साथ? तो जमींदारों के साथ जो है ये किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश शासन कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंधन किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। राजस्व का जो है
अनुबंध जो है किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का जो है कुल 19% क्षेत्र आता था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? क्या कारण था? भू राजस्व और राजस्व निर्णय करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डिटेल्स देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के लिए भू राजस्व निर्माण करना था। इसके द्वारा सरकारों को एक अस्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे भावी सरकारी खर्चों का बजट निर्मित करने में सुविधा जो है होने लगी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उच्च कर जो है नेक्स्ट हमारा कारीगरों की अनुपलब्धता। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल्स। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण जो है निम्न है। नंबर 1, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगना, इसका प्रमुख कारण है। भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत से कच्चे माल का निर्यात, भारतीय माल पर आते जाते समय कर, भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना, लंकासार और मैनचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।